हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आई है जिसमें कि संदीप माहेश्वरी जी और प्रखर का नो आई एम सॉरी श्वेताब का एक इंटरव्यू आया है। जिसमें कि वो जनरली संदीप माहेश्वरी जैसे अपने स्टूडियो में बुला के काफ़ी दूसरे फेमस लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और ऑडियंस भी बैठी होती है। उस टाइप से एक इंटरव्यू है। तो पहले ये बहुत एक्साइटिंग होता थोड़ा। श्वेताब ने भी आई थिंक इसके बारे में इशारा दिया था कि कि अगर ऐसा होता तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते इस चीज़ में, और आई गेस फाइनली हो गया। अब बहुत एंथुसियास्टिकली इंटरेस्टिंग होता ये इसको देखने के लिए। लोग लाइक काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, अभी भी एक्साइटेड है, बट इस वक्त एक्साइटेड है एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में, जहाँ पे कि एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको सॉल्व करना है। और वैसे एक्साइटेड होते सुनने के लिए कि ये दो मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लोग चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखने। श्वेता का एक मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नज़रिया है, संदीप माहेश्वरी का एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वे में आने वाला नज़रिया है। तो कैसे कॉन्फ्लुएंस होगा इन दोनों का, ये देखना इंटरेस्टिंग होता। अभी मेरा गैस है ये कि एक ख़ास मुद्दे से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात होगी, और उसमें काइंड ऑफ दोनों अपना जो भी सोच है वो डालने की कोशिश करेंगे। ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि श्वेता एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशली वर्ड यूज़ करता है अपने खुद के काम के लिए, और इस वक्त वो खुद एक प्रॉब्लम है। उसने अपील की लोगों से। आई होप हर किसी ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसको रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मुद्दा था जस्ट उसके लिए नहीं, एक वाइडर एक बड़ा इशू फ्री स्पीच का, और यूट्यूब में किस लेवल की फ्रीडम रह जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है इससे रिलेटेड। तो लोगों ने उस बेस पे भी, और बिकॉज बहुत सारे लोगों को उसने इंस्पायर भी किया क्योंकि वो बहुत पहले से ये काम कर रहा है, तो उस बेस पे भी एक एफिनिटी है लोगों की उसके साथ, उस बेस पे भी उसका साथ दिया है। तो क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर अपने आप को खुद से कहता है, एक टर्म यूज़ करता है, तो एक प्रॉब्लम में अभी वो है, इसको कैसे सॉल्व करता है, इसको कैसे संदीप माहेश्वरी जैसे एक व्यक्ति को कैसे एक्सप्लेन करता है, या क्या उसका सोचना है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। तो देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, और फिर अगर कुछ शेयर करने के लिए हुआ तो मैं शेयर करूँगा। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्वेताब गांगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इनवाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूँ। उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है, और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके। इसलिए यार साइड नोट, संदीप माहेश्वरी के जूते बहुत लेट लग रहे हैं भाई। मैं पर्सनली शायद ना पहनूं, लेकिन वैसे लेट है। इनको हमारे सबके सपोर्ट की जरूरत है। श्वेताब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। भाई था, जो भी था, लाइक ये तो लाइक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बेसिकली हमारा करियर जो भी स्टार्ट हुआ है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। आप उसको कैसे मिले थे, कैसे जानते उसको? ओके, जब 500 आई थिंक इसके सब्सक्राइबर्स थे, अपेरेंटली मुझे भी पता चला कि इसके 500 सब्सक्राइबर्स थे कि जब मैंने रीच आउट किया, तो ही वाज मेकिंग वीडियोस ऑन मी, ही मेड अ वीडियो ऑन मी। उसमें भी इसके रिएक्शन काफी ब्रैश थे, काफी एटीट्यूड था, जो भी था। बट मेरे को एक पता नहीं क्यों बचपन नहीं बोलूंगा, जब मेरा यूट्यूब करियर जितना भी चला है उसमें एक हल्की सी एक चुल टाइप रही है कि छोटा कोई क्रिएटर है और अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं या तो पूरा सेपरेट वीडियो भी बना लेता हूँ, या मैं पॉडकास्ट में बना लेता हूँ, या मैं होता है कि हेल्प करो यार, और कॉमेडियन भी हो सकता है ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही डिफरेंट एटीट्यूड है किसी ऐसे बंदे को जो कि एक छोटे लेवल पे इस वक्त काम कर रहा है। छोटे लेवल मैं एयर कोट्स में बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, काम आप फिलॉसफी ये है जिस पे चलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपके एंड पे आपकी अपनी पावर के अंदर आपका काम है, और आप तो अपना ही काम कर रहे हो ना। आप छोटा करो या बड़ा करो, जिसको देखने वाले लोग देख रहे नहीं देख रहे वो उन पे है। मैं हमेशा नीचे या फिर काफका या फिर प्रेमचंद या फिर मिर्ज़ा गालिब, इंडिया का अगर लोगों को एग्जाम्पल चाहिए तो इनका एग्जाम्पल देता हूँ। प्रेमचंद तो फिर भी थोड़ा फेमस हो गए थे अपने टाइम में, बट मिर्ज़ा गालिब उर्दू के नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड शायर माने जाते हैं। उनके टाइम पे कोई पूछता नहीं था उनकी शायरी को,
लोग कहते थे कि भाई क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। फ्रांस काफ्का, जो कि जिसके नाम पे एक पूरा जॉनरा है काफ्काएस्क, एक थॉट पूरा है उसके नाम पे, उस बंदे ने अपनी 3 या 4 मेजर जो भी किताबें लिखी हैं सारी छोटी शॉर्ट बुक्स हैं, और मरने से पहले उसने अपने दोस्त को बोला था भाई ये जला देना, छपवाना मत इनको, जब, और वो मर गया था उस टाइम पे। उसके दोस्त ने वो बुक छपवाई और वहां से जाके वो ऊपर निकला। फ्रेडरिक नीचे अपनी बुक अपने पैसों से छपवाता था, कॉपीज नहीं बिकती थी भाई। अपने खुद का कॉलेज में प्रोफेसर था जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे अपनी बुक्स अपने खर्चे पे छपवाया, उसकी कॉपीज नहीं बिक रही, घर में अपनी खुद की बुक्स की कॉपीज रखी हुई एक स्टोरेज के तौर पे। तो हमारा काम सिर्फ काम करना है, या कोई छोटा जो भी, कोई किसी को भी कोई छोटा 400 500 100 एक भी ना हो चाहे, वो अपनी बात कर रहा है, कल को अगर उसकी बात में कुछ सब्सटेंस होगा, देखने वाले अगर कहीं से भटकते भटकते वहां पहुंच गए, कुछ नहीं पता आपको। आपने कई बार देखा होगा 10-15 साल पुरानी कोई वीडियो आती है, एकदम से ही वो ब्लो हो जाती है क्योंकि कुछ था उसमें, आई डोंट नो, यूट्यूब की कोई एल्गोरिदम उसमें किसी खास तरीके से काम करती है। तो पर्सनली मुझे, मैं ऐसे छोटा बड़े में नहीं करता। हाँ, सब्सक्राइबर काउंट में जरूर छोटा बड़ा हो सकता है इंसान, काम में छोटा बड़ा आई डोंट थिंक होता है। हर बंदा अपना काम कर रहा है, किसी का काम बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है, किसी का काम नहीं पहुंच पाता। तो ये है। बट एनीवे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बंदा, अगर किसी बंदे की रीच कम है और किसी इसके जैसे बंदे जिसकी ज़्यादा है, वो हेल्प करे ऐसे बंदे को रीच इंक्रीज करने में। तो अम, क्योंकि इसके लिए ना एक खास तरीके का थॉट प्रोसेस चाहिए, एक अबंडेंस का माइंडसेट चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते ना, वो काइंड ऑफ इनसिक्योर होते हैं आई थिंक, क्योंकि उनको लग रहा होता है मैं पहुंच गया अब और कोई ना पहुंच जाएगा, ठीक है। जो कि एक्चुअली में रियलिटी में चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। आप जितने बड़े, आप जितने लोगों को देख लो, जो रोगन को देख लो, जेमी फॉक्स एक एक्टर है, आपको पता है, रेप प्ले किया था उसने, अकेडमी अवार्ड लिया है उसने, वो फेमस है बहुत सारे लोगों की। एड शीरन इतना बड़ा सिंगर है, उसको वो लेके आया है ऊपर के प्लेटफॉर्म पे। एड शीरन ट्रेन स्टेशन पे गाने गाता था। तो ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे बहुत सारे जो अपने खुद के काम के अलावा लोगों को प्रमोट करने के लिए भी फेमस है, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट है इस बात के ऊपर भी, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन टैलेंट। तो ये बहुत ही तारीफ के लायक क्वालिटी है शताब की। और मुझे लगा था कि शायद कि 5,000 थे, लेकिन ये कह रहा है 500 थे, यू नो। तो ये ऑल द मोर रीजन फॉर प्रखर टू हैव सम sort of respect for this guy, like regard for this guy, just because he provided a platform. Anyway, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक सलील जानदार क्रिएटर था। सलील जानदार ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था सेलिब्रिटी कल्चर पे। उसने सटायर या पैरोडी बनाई उसने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका 2 लाख या 3 लाख समथिंग व्यूज थे, उस पर जाके वो रुक गया। मैंने उठा के एक सेपरेट कंप्लीटली वीडियो बना दिया। एंड वो वीडियो जस्ट, मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो बहुत बड़ी चीज थी, बट उसकी वजह से उसको एक और पुश मिल गया, एक और लाइफ मिल गई उस वीडियो को। वो वीडियो बहुत तगड़ी तरह से हो गया। सलील और मैं आज हम लोग हमेशा से ही उस वीडियो के बाद तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। वो बात हमेशा वो भी कहता है कि उसने पंप दिया था मेरे को बहुत जबरदस्त। इसके अलावा साइमन सेज एक चैनल है, मैंने अपना पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो कुल मिला के। एंड इनकी कॉमेडी बढ़िया है, ये पंच अप कर रहे हैं, ये सटायर कर रहे हैं, ये आवाज भी उठा रहे हैं सही चीजों के लिए। तो वही था मेरा, शायद प्रखर का मेरे को वीडियो देखा होगा और मैंने इसको रीच आउट कर डाला। इवन तो इसका वीडियो एक्चुअली में काफी रूट था जो मेरे पे बनाया था, बट मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक चीज़, आई मीन 2 चीज़ें। यस, सलील का ने एग्जांपल दिया। सलील को मैंने जाना ही पहली बार बिकॉज ऑफ इसने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बंदा बहुत सही काम कर रहा है, सच बोलने की कोशिश कर रहा है, ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहा है, जो कि रेयर है हमारे समाज में, या हमारा जो क्रिएटिव एनवायरनमेंट या यूनिवर्स है उसमें। इन इंडिया से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो उस चीज़ के लिए प्रॉप्स टू सलील एंड टू हिम कि इसने उसे आगे लेके आया। दूसरी चीज़ इसने बात की कि ब्रैश और एटीट्यूड वाला। भाई हाँ, ये चीज़ तो अगर कोई भी प्रखर को शुरू से देख रहा है और उसके अंदर थोड़ा सा भी सेंसिबिलिटी होगी, लाइक एक वर्ड यूज करता है अक्सर, पर्सपिकासिटी की, एबिलिटी टू परसीव। ये वर्ड मैंने सीखा एंड्यूटेट से, टू बी ऑनेस्ट। तो उसकी अगर ये चीज़ किसी भी इंसान के अंदर होगी, उसको रियलाइज़ होगा कि यार ये इंसान थोड़ा सा
ओवर कॉन्फिडेंट है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरा एक ही क्रिटिसिज्म उसके बारे में हमेशा होता था इससे पहले, कि भाई तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो अपने ओपिनियन के बारे में। कोई फैक्ट हो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो तुम्हारा होगा ही नहीं। फैक्ट तो फैक्ट होता है, अपने आप में ही स्टैंड कर रहा होता है। बट अपने ओपिनियन के बारे में आप इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हो? क्योंकि किसी भी समझदार इंसान से पूछोगे तो कहेगा भाई, जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा अनश्योर हो जाता है कि ये दुनिया कितनी वॉलेटाइल और कितनी चेंजेबल है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो आप कैसे इतना श्योर हो सकते हो? तो वो चीज़ एक रेड फ्लैग है अपने आप में ही। मैंने कहा भाई मेरे को अच्छा लगा, आ जा। एंड हमारी बात हुई, मैंने कहा मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूंगा, मेरे पे छोड़ दे। मैंने इसके चैनल पे पॉडकास्ट किया, और मेरा जो पहला कोलैबोरेशन है उसी के अंदर वीडियो में, उसी में मैंने बोला है क्लियरली कि ये मेरा छोटा भाई है। लाइक मैं क्लेम कर रहा हूँ मेरा छोटा भाई है, और इसको जितना मैं, मतलब अगर मेरा होता ना दिल से, आप कितनी हेल्प कर सकते हो किसी की, मतलब इससे ज्यादा और तगड़ा एसोसिएशन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरा छोटा भाई है, जितने भी मेरी ऑडियंस जो देख सकती है, आप कोई भी मन में 1-2% भी मत समझो कि एक कोलैबोरेशन हो रहा है कोई यूट्यूब या समथिंग। दिस इज पर्सनल, इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं सच बताऊं, इस वक्त आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जो चीजें, लाइक इफ आई हैव आइडियाज, वो फिर बोलने लायक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। तो ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो अच्छे नहीं है। तो वही है। एंड आई डोंट नो, मेरे को काफी शॉक हुआ हूं मैं। मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था जहां पर आपने लिखा था जी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, अभी आपकी क्या कंडीशन है? जब मैं आया था, आई थिंक 7 मंथ ओल्ड बेबी था। आप आए क्यों थे यहाँ पे? आने का रीजन क्योंकि क्या था? मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया था ना। और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है। मतलब कब से, किस एज से? मैं जब 15 साल का था। मेरे पिताजी की सिचुएशन भी बहुत खराब है, मैं सच बता दूं। मैंने बात अपनी सॉरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रोक रहा हूँ, क्योंकि इसने एक बात की है जो शायद बहुत लोगों को रियलाइज़ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस यंग होती है। अगर आप में से किसी ने ऑफ कोर्स हवाई जहाज़ पे ट्रैवल किया होगा और कोई बेबी होता है, आपको पता है वो चिल्लाएगा, रोएगा। और यंग एज तक, मैं आज से लगभग 5-7 साल पहले तक जब भी मैं फ्लाई करता था और कोई एयरक्राफ्ट पे कोई बेबी होता था, तो मैं होता था लग गए। मैं ये सोचता लग गए भाई, क्योंकि अब ये चिल्लाएगा। मेरी कोशिश होती थी भाई एक नैप ले लो जब भी आप छोटी फ्लाइट में हो। तो ये तो अब होगा नहीं, तो मैं सोचता था चलो मूवी देखेंगे। अब लग गए, बट इसको कैसे पॉजिटिव में टर्न करें। अब कोई मूवी देख लेंगे, अगर कोई ऐसी मूवी हुई जो अवेलेबल ना हुई तो। 7 महीने का बेबी, एक्चुअली यार 1 साल का भी नहीं है वो, लिटरली इन्फेंट स्टेज में। आप इमेजिन करो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर यूरोप से आएगा तो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की फ़्लाइट होगी। तो बंदा किस तरीके के। और एक चीज़ और है यार, मैं एक चीज़ सोच रहा था रिसेंटली, इस बंदे की वाइफ एक फॉरेन नेशनल है, ठीक है, यानी कि वो इंडिया में एक लिमिटेड टाइम तक आ सकती है। तो अगर इसको उसके साथ रहना है तो होपफुली इसका वहाँ रहने का प्लान है, इसलिए ये मूव हुआ। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होगा रहने के लिए, किसी कंट्री में एप्लीकेशन देने के लिए, वो इसने वहाँ पे किया होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेसिंग, ना कि इसकी वाइफ ने यहाँ पे। ठीक है, ये एक पर्सनल मेरी असेसमेंट है इसकी सिचुएशन की, आप सोचना। तो यानी कि ये एक स्पेसिफिक काम, यानी कि अपनी मम्मी की टेक केयर करने के लिए इंडिया आया। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर केस चल जाता है, मान लो। ठीक है, केस चलता है, ऑनगोइंग केस है। अब मुझे नहीं पता कि डेफेमेशन केस पे अलाउड होता है कंट्री लीव करना या नहीं, या अगर केस चल रहा है तो वापस भी आना ही पड़ेगा अगर छोड़ना भी चाहे तो पैसे वैसे और बाकी चीज़ों के अलावा ये भी सोचो भाई, ये इसके ऊपर एक लिमिट भी आ गई है कि अभी या तो कंट्री में छोड़ नहीं सकता, या अगर छोड़ सकता है तो इसको छोड़ के एक सर्टेन टाइम में वापस भी आना पड़ेगा। और एक इंसान की वाइफ अगर बाहर है तो वाइफ को सालों के लिए तो वहाँ पे छोड़ नहीं सकता ना, जब तक केस पूरा ना हो जाए। तो एक एक्स्ट्रा ट्रैवल भी इनको करना पड़ेगा, वो भी एक अपने आप में सिरदर्द है। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, तो आपके एवरीडे लाइफ साइकिल को वो डेफिनेटली डिस्टर्ब करता है, अगर आपका साइकिल ही ट्रैवल ना हुआ तो अपने आप में। तो वो भी एक मुसीबत है। जिंदगी में आज तक कभी करी नहीं है। यूट्यूब पे मैंने हिंट भी नहीं दिए हैं। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, ये बात मैंने कभी नहीं बोली। मुझे बहुत इस बात को मेरे को हमेशा ये रहता है कि ये मेरी मम्मी की कहानी है ना, मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वायलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है। सर मेरी सिचुएशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ लोगों से कि एजुकेशन से क्या पूछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी, अरे भाई नहीं कर पाए यार,
मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहूंगा, KGF मूवी का कोट है ना, असली योद्धा माँ होती है। सर ये बहुत सही कोट है। मेरी माँ ने जो किया है सर मेरे लिए, मैं अब एज एन एडल्ट समझता हूँ ये बातें। पिताजी को तो हर सुबह से शाम तक अल्कोहल चाहिए था। तो फिर उनकी डेथ के बाद में कैसे आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया मेरी आपकी मम्मी मदर जब ने? हम ओके, तो ये कई बार हिंट देता है कि भाई मैंने ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे दिन देखे हैं। मुझे स्पेशली इसका कोट याद है कि भाई बेल्टें चलती थी। अब मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जब भाई ये कहता था तो इसका क्या मतलब होता था। मुझे थोड़ा आइडिया था कि शायद इस तरफ अलूड कर रहा है ये, लेकिन अब थोड़ा और क्लैरिटी में। हम 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे, उन्होंने खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो और खिलौना, भाई मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज्यादा, तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी, जो प्लस टॉयज होते हैं। आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी। आज भी अब शौकिया बनाती हैं, तो वो प्लस टॉयज बनाती थी, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे डॉल्फिन हो, पैरट हो, सब। उन्होंने अकेले काम करना स्टार्ट किया, एक लेडी के लिए घर पे खिलौने बनाती थी। शायद उनको 300 रुपए एक खिलौने का मिलता था। आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है जो सर कि वो तो वर्ड ही इनफ है। हाँ वो वर्ड ही Word ही इनफ enough है। है। हाँ, वर्ड सुन के ही डर लगता है। हाँ, सच बता रहा हूँ, किसी के मतलब घर में कोई भी आपके इंसान हो, मतलब वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के ही डर लगने लग जाता है। दूर चाहे के मैं रिश्तेदारी हूँ, में चाहे भी कोई भी हो। हाँ, हाँ, आज मतलब एक सुन के वर्ड आ डर जाता है लगता है। कैंसर हो गया इनको, राइट। आदमी कहता है अरे हाँ, मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी को कुछ सीरियस हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, मेरा रिग्रेट यही है मैं वो नहीं दे पाया जो उन्होंने हमें दिया है। मेरे को बस यही है सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मेरे को अपनी माँ को ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर किसी को लग रहा है ना कि ये इस वक्त जस्ट अपनी माँ का नाम लेके सिंपैथी ले रहा है, तो यानी कि आप लोगों ने शायद इसको रेगुलर नहीं देखा, क्योंकि मैं इसको रेगुलर देखा है। मैंने रॉन रियल को काफ़ी बार एक्चुअली देखा है। ये ना, इस बंदे ने एक बहुत ही, आई थिंक 1-2 साल पहले से ही ये बात करनी शुरू कर दी थी, या 3 साल पहले से लगभग। क्योंकि पहले तो ये मोर जो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है उन पे बात करता था, या लड़कियों के रिलेटेड इशू होते हैं लोगों को, उनको बात करता था, क्योंकि वो भी यंगस्टर के बड़े प्रॉब्लम वही होते हैं। बट आई गेस ये भी ग्रो हुआ और इसने भी चीज़ों को, ज़्यादा डीप चीज़ों के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, जिसमें से कि एक चीज़ ये थी कि भाई आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है, उस पे काम करो। अगर कितनी भी कड़वाहट है, उन्होंने आपके साथ कुछ भी कर दिया है, कैसे भी वो थे, माफ़ करने की कोशिश करो उनको। और एक बार कॉल करके, हेलो आप कैसे हो, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, होपफुली आप अच्छा टाइम निकाल रहे हो, चाहे आप उनके पास नहीं भी हो तो बात कर लो। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है कि कॉल करके बात कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, तो आप लकी हो। बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं। और मैं ये सोचा था कि यार ये एक ऐसे लेवल पे ये बात आ रही है, अब इसकी जो लाइक अंडरस्टैंडिंग का लेवल अब हो रहा होगा लाइफ में। लाइक आई गेस मुझे लगता है जब बंदा 30 टच करने लग जाता है, या 30 के विसिनिटी में आ जाता है, 28, 27, 29, तो उसको ना एक ज़्यादा लाइफ की बहुत बेसिक चीज़ें जो कि हम जनरली बेसिक तौर पे लेते हैं, माँ बाप, हल्के में लेते हैं जैसे कहते हैं, जो कि हर किसी के पास हमें आसपास अब ऐसा लग रहा होता है ही, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करने कैसे इंसान लग जाता है, दूर की हवाई बातों से हट के। बताओ यहाँ पर कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, उसको पता था कि आपके बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके घर की क्या कंडीशन है, और अभी करंटली आपकी ये तो मदर को 100% कैंसर पता है। ये पता है, ये हाँ, तो पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला सबके था ना सामने सर, डाला है। मैंने पता है, मैं सच बताऊं दिल से, ये बात मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूं। तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही केस कर दिया है 2 करोड़ का, तो अभी करंटली आपकी मेंटल स्टेट क्या है? मतलब अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज इट। बाकी सब चीजें, सब कुछ मैनेजेबल होता है लाइफ में, इतने तो है ना कि मैनेज कर लें। देखिए पछड़ों में भी तो कैटेगरीज होती है ना, एक साइकोलॉजिकल पछड़ा होता है, वो होता है कंप्लीटली डिपेंड करता है इंसान की पर्सनालिटी में रेजिलियंस कितना है। मेरे में बहुत हाई है, मैं साइकोलॉजिकली पछड़ा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लेट्स से सेम, अगर मेरे को इंटरनेट में मैं एक्सपोज हो रहा होता और दुनिया हंस भी रही होती है, मैं एक इमेजिनरी सिनेरियो बताता हूँ, मुझे 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे क्योंकि दिखता ही सब वहम है। ये चीज जो थी, यही बात मैं उस दिन कह रहा था अपनी वीडियो में कि भाई इंटरनेट पे चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारे पास ऑप्शन है, बंद कर दो भाई, फ़ोन बंद कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो, आराम से मेडिटेशन करो, पार्क में घूमने जाओ,
वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो भी आप कर रहे हो वो करो, अपनी स्टडीज़ काम उसमें ध्यान देने लग जाओ। भाई रियल लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करोगे ऐसे? मात्र चीज थी जो कि मैं इस वक्त मेरे लिए कंप्लीटली न्यू लेयर ऐड कर देता है ऑफ द एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन माय लाइफ। प्लस सर मेरे पास डेंट आया है, फाइनेंशियली आया है, लास्ट 3 मंथ्स में आ गया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, प्लस मुझे नहीं पता था ये होने वाला है, वरना मैं कंप्लीटली डिफरेंटली प्लान करता चीजें फाइनेंशियली भी। अच्छा, उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका जी। नाम नहीं लेते जी उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, अभी अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा आई एम श्योर, जी तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? मतलब अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं एक बार दिल से बात बताऊं सर, मैं जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता, सो लास्ट थिंग जो मेरे लिए बचती है एक्सटेंड करना वो है एम्पैथी। क्योंकि देखो दोस्त, तुम कुछ भी हो सकते हो लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसान ही हो। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा सर, मैं लाइफ में जब भी मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है यूट्यूब पे कि कभी भी किसी से बात हो जाए ना यूट्यूब पे, अगर कमेंट लिखने वाले हो तो 5 सेकंड कमेंट लिखने से पहले सोचना कि इसके माँ बाप पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो ह्यूमनाइज कर देती है। तुम हो सकता है कुछ 4 बातें जो बोलने वाले थे उसमें वो शायद रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें लगे ये एक बेटा है किसी का, ये किसी की बेटी है। तो सर मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता, बट कहीं ना कहीं ये जूझ तो रहा होगा किसी न किसी परेशानी से, खुश तो नहीं बैठा होगा, ये तो मेरा दिल जानता है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। सर मैं मेरा मैसेज नहीं आपको, मेरे को यहाँ पे मैं आप पे वो दे सकता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूँ तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, और कोई नहीं सोच सकता। और मैं ओके, दो बातें इसने कही कि एक एम्पैथी एक्सटेंड करना और एक कमेंट में अगर आप कुछ लिख रहे हो किसी इंसान के लिए तो ये लिखो कि सोचो उसके पेरेंट्स पढ़ रहे हैं। ये एक नेचुरल गुण होता है लोगों में, और अगर जिनमें नहीं है तो वो ऐसे लोगों से सीख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने कमेंट में जितने रिस्पेक्टफुली हो सके बात करूँ। जो लोग कमेंट करते हैं, कई लोग थोड़ा हॉस्टाइल वे में भी आते हैं सामने से बात करने। मैं कोशिश करता हूँ कि उनका पॉइंट इस तरफ एटलीस्ट पहले जो उनका पॉइंट है उसको एड्रेस करने से पहले भी इस पर बात करूँ कि भाई आपने बात करनी है, आप ठीक से बात करो, मैं आपकी बात का आंसर दूंगा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस लिहाज से। दूसरी बात उन्होंने एम्पैथी की कही, या इंटरनेट पे आई थिंक लोग इसलिए क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, आप सामने वाले को जाके बिना देखे बिना जाने जो मर्जी बोल देते हो लिख के, क्योंकि सिर्फ आपके कोई डायरेक्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अपने अंदर थोड़ा कैरेक्टर पैदा करो, और सामने अगर वो इंसान होता ना तो जैसे आप उससे बात करते कोशिश करो वैसे बात करने की, कमेंट में भी। उससे आपका कैरेक्टर की स्ट्रेंथ नज़र आएगी। दूसरी चीज़ ये इसने एम्पैथी की बात की, देखो जो मैंने अपना लास्ट वाला जो इसके कम्युनिटी जो अपील था, वो अपील टू प्रखर इसीलिए था कि भाई ठीक है, तेरे मेंटल स्टेट में तुझे कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया, तेरे साथ ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जिस बंदे के साथ तू जिस पे रिवर्स वार कर रहा है या जिस पे तू ये एक्शन ले रहा है, उसके कुछ एक्शंस हैं और तेरे इस एक्शन की कुछ मोरल डेफिशिएंसीज हैं जिनको देख के थोड़ा सा अगर हो सके तो एक स्टेप पीछे लेके अपनी नज़र में, चलो आप बड़े ही बन रहे हो, एक बड़प्पन ही दिखा के वॉक अवे कर दो, सॉरी बोल के वॉक अवे कर जाओ। सॉरी नहीं भी बोलो, एटलीस्ट वॉक अवे कर जाओ इस सिचुएशन से। अपनी नज़र में ही बड़े बन जाना, लोगों की नज़र में तो ये टोटली गलत है, इनफैक्ट आपको पता चल गया होगा ये अब तक, लेकिन अपनी ही नज़र में बड़े बनने के लिए ही वॉक अवे कर जाओ यार, सबके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। लाइक ये अब ज़्यादा आगे जा रहा है, तो ये एम्पैथी आती ही तब है जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाओ कि उस पर क्या, क्योंकि उसको भी शायद उसको लग रहा हो कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, शायद लग रहा हो, सही गलत नहीं है, इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो उसके हिसाब से भी ये इसलिए था कि भाई ये इस रीजन से आपका स्टेप गलत है, हो सकता है आपको लग रहा है आपके साथ गलत है, बट फिर भी यू कैन वॉक अवे, यू हैव दैट ऑप्शन। सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहाँ से पूरी दुनिया को पता है कर दी कहाँ से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो गई थी। और क्या, और मैं ये कह रहा हूँ चलो एक बार को मान लेते हैं अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है।
उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में, एक बार मांगी, 2 बार मांगी, एक बार प्राइवेटली भी मांगी। मेरे को बता दो आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स? दिखा दो मेरे को एक भी एग्जांपल। नहीं, ये डेफिनेटली पॉइंट है भाई इनकी तरफ। इनका जिसे कहते हैं कि लार्ज हार्टेडनेस है कि इन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाना एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते। एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे साथ एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ था। मुझे अपने खुद के 2 बहुत ही करीबी दोस्तों से माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। उतना मुश्किल काम मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में किया है। बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है सॉरी बोलने के लिए, जब आपकी फीलिंग्स जुड़ी हों किसी चीज़ के साथ। और ये बात स्कूल डेज़ की है। अब तो मेरे लिए बहुत तो नहीं, लेकिन अब रिलेटिवली ईज़ी हो गया है। ईगो थोड़ी-सी कम हो गई है। बट येस, अपनी खुद की ईगो के साथ लड़ना बहुत बड़ी बात है। और इसके और प्रखर के डायनामिक्स में इवन दो कि प्रखर की फैमिली स्ट्रॉन्ग है, बट ये भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जिन लोगों को नहीं पता, ये एक जस्ट यूट्यूब स्पीकर नहीं है, इनका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, हज़ारों करोड़ का। तो ही इज़ नॉट समबडी यू कैन जस्ट बुली अराउंड विद मनी and influence, because he has influence more than you, and he has more money than you. So yeah. क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफी मांग लेते हैं। मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से। लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी लीगल टीम में एक जूनियर लॉयर है, उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका भी उसने मजाक बना दिया। मुझे नहीं पता वो उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था पब्लिकली। फिर जाकर के जो हमारी लीगल टीम है, उन्होंने कहा कि एक लीगल नोटिस भेजना तो बनता है। कोई केस फाइल नहीं किया भाई, ना आपके अगेंस्ट, ना उसके अगेंस्ट, ना किसी के भी अगेंस्ट। और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि वो नोटिस भेजने से पहले भी मैंने आपको क्या ईमेल किया था पर्सनली, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मुझे पता है आपकी क्या कंडीशन चल रही है, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मुझे पता है, आपने बता दिया है पोस्ट में कि आपका ये कंडीशन चल रही है। इतनी इंसानियत है मेरे अंदर। उसको भी मैंने सिर्फ एक नोटिस भेजा, जिसके रिप्लाई में उसने बहुत लंबा चौड़ा नोटिस भेजा। उसके बाद में मेरी लीगल टीम ने पूछा, सर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिविल केस करना है, क्रिमिनल करना है, 10 करोड़ का करना है, 20 करोड़ का करना है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। तो ये जो बार बार एक्सक्यूज दे रहे हैं ना अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के, कि ये जो मैंने किया वो श्वेताब की वजह से किया, श्वेताब ने मुझे बोला करने के लिए। भाई साहब, अगर आप एक एक्चुअल में 4 साल की छोटी बच्ची हो ना, तो ये एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था थप्पड़ मारने के लिए मैडम, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अरे भाई, तुम एक 26 साल के आदमी हो। अगर श्वेताब कल को आकर के कहेगा कि चल यहाँ से छलांग लगा दे, चल जा करके उसको गोली मार देगा क्या भाई तू? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई लॉजिक है? आपके सारे जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, जो वो एक्सपोज करने की बात कर रहा है, उसमें क्या है? उसमें यही तो है कि अगर आपने मान लो एक बार को बोला भी उसको ये करने के लिए, तो भाई दिमाग तो तुम्हारा खुद का है, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं। तो मैं बस इतना कह सकता यार, उसने अपने खुद के उसमें बोला था कि पता नहीं कोई रिकॉर्डिंग थी कि भाई इतनी बड़ी बात चल रही है और हम कुछ ना बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लॉजिक है यार भाई? तूने जब आप कोई काम करते हो, ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सारी बात छोड़ो, एक सिंपल बात है। जब आप एक एडल्ट हो और आप कोई काम करते हो, तो उस काम की आप ओनरशिप लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और आप अकाउंटेबल होते हो उस काम के लिए। आप ये नहीं कह सकते, ओ मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, ये आ गया, वो आ गया। किया तो आपने है ना। हूँ कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुअल में परवाह है। इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सबको रोक रखा है, क्योंकि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि जो मैटर है, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सोल्यूशन निकलेगा। आई हैव दैट कन्विक्शन। और इसीलिए आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपने सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूँ। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो, तो मैं कमिट करता हूँ कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि
आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। तो नुकसान क्वांटिफाई हो गया इस डेफर्मेशन की वजह से। आप कैसे क्वांटिफाई करोगे भाई साहब? सॉरी यार, कोई बैकग्राउंड नॉइज, आई डोंट नो। और आपका नुकसान कहाँ हुआ है? एक बार फैक्ट्स को देखते हैं ना। आपने खुद अपने मुंह से बोला कि ये सब होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। नंबर 3, जो भी वीडियोस इन्होंने बनाई है जहां पे मेरा नाम यूज किया है या मेरी फोटोग्राफ्स यूज करी है या मेरे बारे में है, उन सब के ऊपर अगर आप कलेक्टिव व्यूज देखोगे तो मिलियंस में है। जितने अगर आप इसकी 50 वीडियोस कंबाइन कर लो तब भी नहीं है। तो नुकसान कहां हुआ है भाई साहब? आपको तो प्रॉफिट हुआ है। कायदे से तो आपको 2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मांग किस बात कर रहे हो? मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। ओके, सोल्यूशन पे इनको 1 सेकंड में करते हैं बात। इन्होंने ये कहा कि अगर एंड में जो भी कुछ नहीं भी हुआ ना, मान लो सब कुछ वो हार भी गए तो भी मैं दूंगा पैसे। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए क्योंकि ये कर सकते हैं, ये मैंने जैसे बताया, ये काफ़ी रिच हैं और ये इन्फ्लुएंशियल हैं एंड ऑल दैट। क्या हो रहा है भाई? और इन्होंने ये चीज़ कमिट की, इसके लिए यू नो लाइक प्रॉप्स टू हिम। और यू नो ऐसे कोई बड़ी छोटी बात नहीं होती इतने बड़े लेवल पे पब्लिक के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए कमिट करना कि भाई मैं दे दूंगा, कोई चक्कर नहीं, पैसे या मैं हैंडल कर लूँगा। अगर वो करनी है उसने लीगल बैटल तो मैं हैंडल कर लूँगा। ये बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए इनकी तारीफ के ये पात्र है। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो? मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दो। तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए। इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए, और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, बशर्ते कि आपका भी माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यूट्यूब को देखो एक फैमिली की तरह, जैसे एक परिवार होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जो रहता है घर के अंदर ही रहता है। ये एक्चुअली उन्होंने रियल एम्पैथी जो बात कर रहा था श्वेताब भी, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे रियल एम्पैथी शो की है कि भाई हम इसे भूल जाते हैं, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। एक टाइम आएगा फ्यूचर में जब हो सकता है कि हम आपको यहाँ पे बुलाएं और बात करें, यू नो लाइक लिटरली ही इज एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, नॉट मे बी इमीडिएट फ्रेंडशिप बट मे बी ए पर्सपेक्टिव फ्यूचर फ्रेंडशिप। ऑफ कोर्स पूरी पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी कल, जिसके पे आज यूट्यूब में क्रिएटर्स बोल पाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको लेके हम लोग बोल पाते हैं कि ये गलत है। बहुत सारे ट्रेलर्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े जो असली में बड़े हैं सर। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं, और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है, तो मुझे ये बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से? बिल्कुल यार, कॉर्पोरेशंस को कौन रोकेगा? उनके पास तो भाई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। पेप्सी, जो सलील जामदार जिसकी वीडियो की हम बात कर रहे थे इनिशियली, उसने जो वीडियो बनाया था ना अपना, वो बनाया था ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेप्सी और ये लेज और ये जो चिप्स वगैरह होते हैं जिनको कि सेलिब्रिटीज़ प्रमोट करते हैं, और ये कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। इनमें कितने तरीके के केमिकल्स होते हैं जो आपको ब्रेन से लेके मसल से लेके ब्लड लेवल पे लेके हर चीज़ पे नुकसान पहुंचाएंगे। तो पेप्सी, अगर पेप्सी डेफेमेशन करने आ गई तो क्या करोगे फिर? पेप्सी जैसी कॉर्पोरेशन या कोका कोला जैसी कॉर्पोरेशन, कम ऑन यार। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट केस करेगा, ना आपके साथ में पब्लिक खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई क्रिएटर खड़ा होगा।
आप चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ऑडियंस हो, अपनी आवाज उठाओ, वक्त आ गया है। अगर आज चुप रहे तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। ओके, आई थिंक ख़त्म हो गया यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि जितने भी लोगों को मैंने देखा है उन सब ने इस चीज़ को सही तरीके से समझा है, और इस चीज़ की ग्रेविटी, लाइक कि भाई पहली बात तो चलो गलती किसी की भी हो, जो आप एक्शन ले रहे हो वो बहुत ही डेट्रीमेंटल है ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। और दूसरी बात यार, जो आपका दोस्त था, जो आपके लिए हर तरीके से आपने जिसने आपकी हेल्प की, चलो थोड़ी बहुत बहस हो भी गई, तो आपने ऐसा बैक स्टेप उसको क्यों किया? अगेन भाई प्रखर, इस वक्त जो इन लोगों ने अभी भी एंड में जो सोल्यूशन ऑफर किया है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है आपके लिए, इन लोगों के लिए। वॉक अवे करने का ऑप्शन है भाई, सामने से ऑफर आ रही है कि भाई हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको सिर्फ वो ऑप्शन ऑफर एक्सेप्ट करनी है और ये सॉल्व हो जाएगा। तो अपने बेहतरी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए, अपने एक जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में उसको मेंटेन करने के लिए, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यू कैन वॉक अवे विद ऑल योर ग्रेस इंटैक्ट, वट एवर इट इज़। और शायद और लोग शायद इसको भूल जाएंगे बहुत जल्दी, और अगर आप अपना अच्छा काम आगे देते रहोगे तो लोग दोबारा आपको वैसे ही प्रेज करेंगे जैसे कर रहे थे इस सिचुएशन से पहले। क्योंकि ये मत सोचना क्योंकि ये लोग पावरफुल हैं इसलिए आपको या संदीप महेश्वरी मिल गए, या क्योंकि संदीप महेश्वरी एक बहुत ही फेमस पावरफुल इंसान है। नहीं भाई, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले तक लोग काइंड ऑफ इक्वली बटे हुए थे आप पे और संदीप के मामले में, संदीप महेश्वरी जी के मामले में। तो ऑप्शन है वॉक अवे करने का, वॉक अवे कर जाओ यार।